जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस अंक में जो है ना हम लोग टेस्ट सीरीज जो है जो कि आपका खास करके बीपीएससी टियर 3 और टियर 4 का जो पैटर्न है ना उस पे आधारित जो है वो उसका 11वां टेस्ट सीरीज का अध्ययन करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 10 टेस्ट सीरीज जो है ना प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, इसीलिए आप लोग उसका निश्चित रूप से अध्ययन कर लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ साथ जो है ना आप निश्चित रूप से अधिक से अधिक प्रश्नों का आप अभ्यास करिए। जितना अधिक अभ्यास करिएगा आपका कन्फ्यूजन दूर रहेगा। और जितने सारे इसमें प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न जितने भी बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए, इसलिए उन सभी प्रश्नों का हल संग्रह व्याख्या के साथ है। चलिए अध्ययन करते हैं। यदि 35 संख्या का औसत 22 है तो आप योग निकाल लीजिएगा। हम यहाँ करते क्या, योग निकालिएगा। योग में क्या होगा तो टोटल कितना होगा, 35 सबका 22 है, तो 35 को अगर हम 22 से गुना करेंगे तो कितना योग निकल जाएगा। 35 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 1 7 770 निकल जाएगा। अब पहली जो है पहली 17 संख्या का औसत 19 है, पहली 17 संख्या का योग निकाल लीजिए। पहली 17 का योग जो है आपका कितना निकल जाएगा, 17 गुना 19 टोटल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 19 17 33 से मतलब 323 हो जाएगा। और दूसरे अंतिम 17 का लास्ट 17 का योग निकालिए, इसका कितना हो जाएगा, 17 गुना 20 कितना हुआ 340। 18वीं संख्या पूछ रहे हैं, 18वीं देखिए 17 17 34 हो गया और यहाँ टोटल 35 संख्या का योग है। तो इसमें 18वीं कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ लीजिए तो मतलब 18वीं होगा 770 में ये दोनों को जोड़ के जितना होगा घटा दीजिएगा तो वही निकल जाएगा, मतलब 663 जब घटाएंगे तो 107। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। इसलिए इस तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास करिए, बस अभ्यास 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 से जो है ना ये टाइप रिपीट हो जाएगा और आपका एकदम कहिए तो इस टाइप का कंठस्थ हो जाएगा, देखते हुए आपका पेन चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम आपको बेसिक से बताते हैं। हम मानते हैं कि इसमें जितने सारे स्टूडेंट जो जुड़े हैं ना उनको मतलब वो ट्रिक नहीं, बेसिक मतलब समस्या है कुछ ना कुछ, इसलिए उनको हम बेसिक से क्लियर कर रहे हैं। तो यदि किसी संख्या का 2/5 माने संख्या x का 2/5 का 40%, यहाँ 40/100 बराबर कितना है 24 है। अब इसको कट छीट आप कर लीजिए, तो कट छीट करिएगा तो कितना निकल जाएगा, 5 से 5 8 40, 8 3 24, यही हुआ ना जी, 8 3 24 हुआ ना जी। तो x बराबर कितना आपका निकल गया, 2 से 50 हो गया, 150 निकल गया। कोना कोनी गुना किए। उसके बाद यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2000 से कितने वर्षों में 262 रुपया हो जाएगा, यही पूछ रहा है ना। अच्छा यहाँ से 262 रुपया हो जाएगा, कितने वर्षों का पूछ रहा है। तो यहाँ चूंकि मिश्र धन बराबर क्या होता है याद रखिए, मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है ना। मूलधन कितना है 2000 और ब्याज कितना है 662, तो यहाँ मिश्र धन निकल गया जी 2000 कितना निकल गया आपका 2662 निकल गया। देखिए इस तरह के सवाल जब भी है ना कि वो चक्रवृद्धि ब्याज गणना कर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2000 कितने वर्ष पूछ रहा है ना, तो जब भी छोटा निकलेगा समझिए चक्रवृद्धि ब्याज, अगर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाते ना तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा पड़ जाता है, इसलिए हमने मिश्रधन का सूत्र लगा दिया। तो मिश्रधन हमको निकालना पड़ेगा, मूलधन दिया हुआ ब्याज, तो मिश्रधन निकल गया। अब यहाँ मिश्रधन ए बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 होल टू द पावर n, यही होता है ना सूत्र, याद रखिएगा। P का मान कितना है, मिश्रधन कितना निकला है 2662 है, P का मान कितना है 2000 × 1 + R का मान कितना है 10/100 होल टू द पावर n, ये कट गया। अच्छा इसलिए इतना बराबर इतना बटा 2000 लिख सकते हैं, मतलब 2662/2000 लिख सकते हैं ना जी, यहाँ से यहाँ आ गए सवाल को। तो अब बट्टा 2000 बराबर क्या हो गया, इसको सॉल्व करिए तो 11/10 हुआ पर पावर n। तो यहाँ पर 11/10 जब हुआ तो यहाँ दुक्का से कटाइए, एक बार में 1000, यहाँ 1331 हुआ, तो 1000 हुआ 1331, 11 पर क्यूब होता है, 11/10 पर पावर 3 करेंगे तो 11 का क्यूब 1331, 10 पर क्यूब 1000, 11/10 पर पावर n, ये कट गया, n का मान कितना हो गया 3, ये निकला 3 वर्ष। ये अकेले 14 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य के 11 दिनों में, ए और बी कितना कर सकता है। तो ए प्लस बी की बात है, ए अकेले 14 दिन में और बी अकेले 11 दिन में, यही ना जी। तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ए और बी एक अच्छा ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए शुरू होने कैसे बनाइए, 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी शेष काम को कितने दिनों में करता है, तो मान लीजिए बी जो है ना शेष काम जो है x दिन में करता है, ठीक है ना, लेकिन ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद छोड़ देता है। तो ये 4 दिन काम किया, 4/1 एक काम को 14 दिन में कर सकता है, लेकिन ए ने 4 काम ही किया है। और बी ने क्या किया, बी पूरे एक्स तक लास्ट तक लगा रहा है, जितना सारा ये 4 दिन इसके साथ भी उसके साथ अन्य भी काम किया। तो बी जो है ना कितना दिन में कर रहा है, 11 दिन में कर रहा है। तो बी 11 दिन में, तो मतलब ये क्या है, एक काम को कर रहा है। तो यहाँ से आप लोग एक्स का मान निकाल लीजिए, एक्स का मान आपका 15 निकलेगा। अब शेष काम जो है ना, मतलब एक्स मतलब होगा टोटल काम, क्योंकि एक्स मतलब शुरू से 4 दिन भी काम किया उसके बाद भी। अब टोटल काम कितना हुआ 15, अब मैं 4 काम घटा देंगे जो कि ए किया था, तो कितना हो गया 11 काम हो गया, तो मतलब 11 दिन हो गया, ठीक है, 4 दिन एक्स्ट्रा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। अगला देखते हैं, ए और बी की गति का अनुपात 3:5। यदि ए निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। मान लीजिए
बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? बी जो है ना दूरी तय करने में x मिनट लेता है, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय होता है। जैसे जैसे सवाल करा वैसे वैसे बढ़िए। ए और बी के गति का अनुपात, अब देखिए ए और बी के 3:5 है, यही ना जी। तो और यहाँ जो ए और बी के गति का अनुपात 3:5 है, ये निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है, बी से 24 मिनट अधिक लेता है। तो ये जो है ना निश्चित दूरी तय करना, बी कितना लेता है? एक्स से 24 मिनट अधिक लेता है। तो यहाँ हम निकाल दिए, दूरी निकाल दिए, ये हुआ ए का चाल हुआ, ये हुआ समय हो गया। फिर इधर भी आपको दूरी ही करना पड़ेगा। दूरी तो यहाँ पे मान लीजिए है बी है, यहाँ पे एक्स है, तो ए का मान कितना दिया? 3 अनुपात है, तो यहाँ 3 × x + 24, बी का अनुपात कितना है? 5 है, 5x हो गया। तो 3x + 72 बराबर 5x, तो 72 बराबर कितना? 5x में 3x चला गया तो कितना हुआ? 2x, x बराबर कितना हुआ? 36, तो वही हुआ 36 मिनट लेगा। सवाल जैसे जैसे करें उसी तरीके से आप बढ़िए। देखिए इसी के चैनल के ही जो है ना प्ले लिस्ट में अभी मैथ प्लस रीजनिंग का 100+ टेस्ट सीरीज है, जो कि सारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्रों का हल संग्रह है। जब आप उसे कवर कर लेते हैं तो कोई भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे सीटेट हो, एसटेट हो, बीएसएसटीईटी ही क्यों ना हो, तो या बीएसएससी हो, दारोगा हो, सचिवालय हो, जितने भी सारे एग्जाम है, या कांस्टेबल का हो, जितने भी, तो आपके मैथ और रीजनिंग एक भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि सारे टाइप को करा दिया जाता है। नंबर अलग अलग रहेंगे लेकिन टाइप वही रहेगा, इसलिए आप लोग उसको एक बार निश्चित देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। इस तरह का सवाल इससे पहले के सेट में इस टाइप को बताया गया है। फिर भी देख लीजिए, 15x है पिता का, पुत्र का है 8x। उससे पहले उनकी 6 वर्ष पहले, तो दोनों में 6 घटा देंगे, पहले की बात कर रहा है, 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात 13/6 हो जाएगा। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिएगा, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा? x का जो वैल्यू निकल जाएगा वह निकल जाएगा आपका 3। अब यहाँ पूछ रहा है पिता की आयु, पिता का आयु कितना है? 15 वर्ष, तो 15x बराबर 15 × 3 = 45। सॉल्व करिएगा, इतना तो उम्मीद आपसे कर ही सकते हैं। किसी आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर, एक भुजा 10 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए कि यही आयत है, इसमें विकर्ण की लंबाई 26 है, एक भुजा 10 है, तो ये तो यहाँ मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये होता है ना। ए सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, मतलब बी सी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ए बी स्क्वायर। लेकिन हमको क्या निकालना है? ए बी निकालना है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, इधर ला देते हैं, बराबर निकल गया ए बी का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर अगर हटाते हैं तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर पर रूट ओवर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। अब देखिए ए सी का मान कितना दिया है? 26, 26 का स्क्वायर माइनस 100 का 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी। रूट चला दे, 26 26 हाँ कितना हो गया? 26 26 हाँ 676 माइनस 100 बराबर कितना हुआ? 576 पर रूट ओवर 576 होता है 24 का वर्गमूल। अतः ए बी का मान कितना निकल गया? ए बी का मान निकल गया 24। ये तो 24 निकल गया ए बी का मान। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? तो आयत का क्षेत्रफल, ए बी लंबाई निकल गया 24 हो गया, चौड़ाई 10, आयत का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों को गुना करेंगे, 24 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 240। आयत का क्षेत्रफल है ना 240 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो है ये आपका कितना है? 552 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए जो सूत्र है क्या है? बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है, यही होता है ना जी। तो उसके बाद देखिए आयतन कितना है? तो 5236 बराबर पाई का मान 22/7, आर नहीं दिया हुआ आर स्क्वायर, और एच दिया है 34। यहाँ से आप कट छीट करिएगा तो आर स्क्वायर बराबर होगा 49, आर बराबर निकल जाएगा 7, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या था? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बेलन का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h बराबर 2 × पाई का मान 22/7, आर का मान 7 निकला है, और एच का मान कितना है? और एच का मान कितना है? इसकी ऊंचाई 34 ही है, 34, तो कितना हुआ? 22 दूनी 44, 44 से गुना कर दीजिए, 4 चौक 16 6 बाकी 1 4 दिया 12 1 13, 4 चौक 16 6 बाकी 4 दिया 12 1 13, छक्की छो 6 3 नक्की नहीं हो 3 1 4 चलो 1 1 1496। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर नंबर ये हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ दिया है तो मान लीजिए कि स्क्वायर है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आप स्टार्ट हो गया जीएस सेक्शन में। इसीलिए जो है आप जो है इसके साथ साथ में जो है ना आपका BSTET करके 100+ टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इसलिए आप BSTET अगर जिनका भी सीटेट है, एसटेट है, या जो टेट को लेकर के जो सीरियस है जो स्टूडेंट, वो BSTET करके लगा ले। उसमें मुख्य रूप से CDP और EVS जो कि हर में कॉमन है उसको कराया जा रहा है, तो आप उसका अध्ययन कर लेते हैं तो इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, क्योंकि भारतवर्ष के सारी परीक्षाओं का उसमें अभ्यास करा दिया गया। जो शो करके देख रहे हैं ना वो सब सुधर जाइए। पहले आप एक बार वीडियो को देख लीजिए, फिर जो है इसी वीडियो में के नीचे में मोर लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करिएगा ना तो इसमें फॉर PDF लिखा रहेगा। फॉर PDF के लिए लिंक है, उस लिंक पे जैसे क्लिक करिएगा तो टेलीग्राम चैनल पे चल जाइएगा।
लीजिएगा। यहाँ पे ज्वाइन होगा तो ज्वाइन टेलीग्राम कर लीजिएगा, वहाँ पे PDF उपलब्ध है, PDF से आप पहले बना लीजिए। उसके बाद जब उसको बना लेते हैं उसके बाद फिर एक बार आप वीडियो को रिवीजन कर लीजिए, तो आपका जो है यह हमेशा के लिए हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया था? सीधी कार्रवाई दिवस किसने घोषित किया था? तो मुख्य रूप से यह जो है मुस्लिम लीग का संबंध है। मुस्लिम लीग जो है ना, मुस्लिम लीग के जो संस्थापक कौन थे? अली जिन्ना थे। पूछा है क्वेश्चन, तो उन्होंने मुस्लिम लीग ने तो के नेतृत्व, मतलब खास करके जिन्ना के नेतृत्व में इस तरह का 16 अगस्त 1946 को सीधी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। मतलब यह भारत का विभाजन दिवस मनाया इसी, मतलब फिर उसके बाद भारत विभाजन की घोषणा या भारत नष्ट की घोषणा, ऐसा उन्होंने आह्वान किया था। हथियार के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड योजना 1925 में सदस्यों द्वारा, किन सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी? तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो 1924 में मुख्य रूप से कानपुर में जो होता है ना, कानपुर में सचिंद्र सान्याल और क्या कहते हैं योगेश चटर्जी नाम याद रखिएगा, के नेतृत्व में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब हुआ था। और उसी के साथ में 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से जो काकोरी ट्रेन जा रही थी, उसमें उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन, याद रखिएगा। 8 डाउन ट्रेन को की मालगाड़ी थी, वो मालगाड़ी को रोका गया और उसको लूट लिया गया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से यह काकोरी कांड उसी से संबंधित है। उसके बाद इसी में इस क्रांतिकारी में जो सब फंसे थे ना, उनकी पैरवी किसने किया था? उनकी पैरवी के जो वकालत किए थे ना, वह थे भानुचंद्र गुप्ता थे। नाम याद रखेगा, भानुचंद्र गुप्ता, उन्होंने पैरवी किया था। अगला देखते हैं, 1931 में गांधी इरविन समझौते का क्या परिणाम हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की सहमति, बिल्कुल सही बात है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें मुख्य रूप से जो हिंसक प्रदर्शन हुआ था ना, गांधी और इरविन समझौता के माध्यम से हिंसा उसको समाप्त करने के साथ साथ में जितने सारे क्रांतिकारी सब फंसे हुए थे उनको रिहा करने की मांग चलाई गई थी। और गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में जो होना था, उनके लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होना। और अपने नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? हल्का टेराकोटा बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली कहाँ है? बनावली हरियाणा में स्थित है। और किस जिला में है? हिसार जिला में है। और किस नदी पर है? रंगोई नदी पर है। नाम रखिए, याद रखिएगा। और इसका खोजकर्ता कौन है? तो RS बिष्ट साहब हैं। RS बिष्ट साहब ने इसे खोजा था। और इसी बनवा से मिट्टी का बर्तन भी मिला है, उसके बाद तांबे का पात्र भी मिला, कवान पात्र मिला है तांबे का। उसके बाद हल्का टेराकोटा मिला है, टेराकोटा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी साहब थे। और इन्हीं की पत्नी का नाम था सुचिता कृपलानी, जिन्हें कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ, जो कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी और भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक पूछेगा तो इसमें मुख्य खनिज में जो मुख्य रूप से आता है, सबसे अधिक आता है लोहा के बाद ऑक्सीजन के बाद सिलिका। लोहा आपका 35% है, ऑक्सीजन 30% है और सिलिका 15%। उसके बाद अन्य आ जाता है। इसमें ना तो लोहा है, ना ऑक्सीजन है, या सिलिका है। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी की भूपर पट्टी बहुत भंगुर होती है, यह सही है। एस तरंगों की दिशा समांतर कंपन पैदा करती नहीं, समांतर ये तो पैदा नहीं करती है। एस तरंगें होती है केवल ठोस में चलती हैं, केवल ठोस माध्यम में चलती, याद रखिए। और ये समांतर नहीं, समकोण टाइप में ये पैदा करती हैं, समकोण टाइप में। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है, इसमें कौन सा कथन सही है? बिल्कुल ये सही है कि धरातलीय तरंगें जो होता है, भूकंपीय तरंगों के अंत में धरातलीय तरंगें आता है, लास्ट में आता है, इसलिए काफी विनाशकारी होता है। तो 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर देखिए 1 2 है न है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कृष्णा नदी का उद्गम मुख्य रूप से जो होता है ना, अमरकंटक से होता है। और इसी के साथ में नर्मदा नदी का भी और सोन नदी का भी उद्गम यहीं से होता है। तो यहाँ पे है कृष्णा नदी का उद्गम जो है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा उपरोक्त में से, यहाँ अमरकंटक से नर्मदा सोन। कृष्णा नदी जो होता है वह महाबलेश्वर से होता है। कहाँ? महाबलेश्वर से होता है, तो उपरोक्त ई हो जाएगा। उसके बाद भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद साहब थे, डॉक्टर सच्चिदानंद साहब। इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, याद रखिएगा, उसमें उन्होंने पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने किए थे। जबकि 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई थी, उनकी अध्यक्षता मुख्य रूप से किसने किए थे? तो राजेंद्र बाबू साहब
आपने किया था। दूसरी अध्यक्षता कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 के। उसमें उपाध्यक्ष कौन थे पूछा जाता है तो याद रखिएगा एच सी मुखर्जी जो उसके जो थे उसके उपाध्यक्ष रहे थे। उसके बाद अगला देखते हैं, कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाउस ऑफ पीपुल्स और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। वयस्क मताधिकार के अनुच्छेद 324 कहता है वयस्क मताधिकार पहले जो था ना, पहले 1989 से पहले वोट देने के अधिकार का आयु 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा इसकी आयु 18 साल कर दिया गया, मतलब 21 साल से घटा कर किया गया। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। अगला, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई अगर पूछ रहा है तो स्टेरेडियन है। देखा, रेडियोधर्मी क्या होते हैं? ये प्राकृतिक तत्व होते हैं, प्राकृतिक तत्व होते हैं जो स्वतः विखंडित होते हैं। स्वतः क्या होते हैं? विखंडित। इसमें अल्फा, बीटा और गामा किरण जो होता है यह उत्सर्जित होते रहता है। रेडियोधर्मी तत्व अगर कहते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कौन सब हैं? तो एग्जाम्पल में आपका थोरियम हो जाएगा, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ठीक है। उसके बाद यूरेनियम है, सोडियम है, ये सभी हैं। उसके बाद जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है जल विद्युत के उत्पादन में? तो जल विद्युत का उत्पादन जो होता है ना, विद्युत ऊर्जा को गति बनाना, इसमें जो होता है मुख्य रूप से गुरुत्वीय जो होता है ना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होता है इसका रूपांतरण होता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। किस तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है? किसी तरंग की प्रबलता यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा आपका आयाम के वर्गमूल के अनुपात में, क्योंकि भी बराबर क्या होता है? एन लेमडा होता है। तो लेमडा क्या है? यह तरंग दैर्घ्य है, और एन क्या है? यह होता है तरंग आवृत्ति है। तो इसका हो जाएगा आयाम के वर्गमूल। हाँ, इसी के प्लेलिस्ट में जो है ना BSSC स्पीडी साइंस करके प्लेलिस्ट उपलब्ध है। आप जो बिहार में जितने एग्जाम हुए ना उसके साइंस के हल प्रश्न पत्रों का वह संग्रह है, आप एक बार उसको कवर कर लेते हैं तो साइंस के सारे प्रश्न आपके वहीं से मिलेंगे। 2 पार्ट में है, लगभग दोनों पार्ट मिलाकर एक पार्ट 3 घंटे का और एक पार्ट 2 घंटे कुछ का है। तो आपका लगभग एक पार्ट 1.5 घंटे में खत्म होता है, दूसरे पार्ट वही 1 सवा घंटे में खत्म हो जाता है। इतना अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो आप साइंस में काफ़ी मैक्सिमम प्रश्न जो है आपके रडार में होंगे और प्रश्न छूटने की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाएगी। अगला देखते हैं, अम्लराज का मिश्रण होता क्या? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, मतलब HCl एवं HNO3 दोनों का मिश्रण है। HCl नाम है ना, HCl 3 है ना, तो 3 HNO3 का मान लीजिए 1 है। ऐसे टेक्निक याद करने के लिए 3:1 के अनुपात में मिला रहता है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। और एक्वारिजिया में सोना हुआ, चांदी हुआ, प्लेटिनम, इन सब धातुओं को आसानी से जो है घुलाया जा सकता है। तो उसके बाद अगला, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? विरंजक पाउडर में मुख्य रूप से क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। विरंजक पाउडर का क्या होता है? CaOCl2 होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसी को कहते हैं विरंजक पाउडर को, विरंजक चूर्ण को। अगला देखते हैं, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थों के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया है? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किसने किया है? तो पुरकिंजे साहब ने किया है। देखें, कोशिका की जो होती है ना, कोशिका की जो होता है एक तरह से जीवित सामग्री है। जीवित सामग्री क्या है? यह प्रोटोप्लाज्म को कोशिका की जीवित सामग्री को कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल जो है, उसके बाद प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सभी पाए जाते हैं। यह कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ, किससे घिरा होता है? ये सभी कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है। तो ये होता है पुरकिंजे साहब ने, याद रखिएगा। नमक एक एंजाइम, एक मिश्रित अणु होता है जो स्टार्च को शर्करा में विखंडित कर देता है। कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में विखंडित कर देता है? वह कौन सा होता है? तो उसको जो होता है प्रोटीएज कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रोटीएज कहा जाता है। देखिए, मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो होते हैं लार एंजाइम होते हैं। लार एंजाइम मुख्य रूप से 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है, और लार जो है नियमित रूप से स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तो या उसको प्रोटीएज कहा जाता है। किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? किसे कहा जाता है 20वीं सदी का डार्विन? तो अर्नेस्ट मेयर। चूंकि सारे प्रश्नों का यह सॉल्यूशन है इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, तो पेशेंस के साथ आप देखिए, 2K का स्पीड लगा लीजिए, बहुत कम समय में यह कवर हो जाएगा। अर्नेस्ट मेयर साहब इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सुंदेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? सुंदेश्वर महोत्सव मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। केरल में, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और यह मुख्य रूप से जो होता है मार्च महीने में मनाया जाता है, और इसके शुरुआत किसने किया था? श्री नारायण गुरु ने किया था। कब किया था? तो 1916 में किया था। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम पारंपरिक नृत्य कौन सा है जो थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया? इसे देश विदेश
में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया था। और यह था कौन सा था? भरतनाट्यम। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है ये। उसके बाद फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड साहब है। शोभाडे कौन है? श्री लाल जी। याद रखिएगा, काफ़ी ये किताब पूछा है बार बार। श्री लाल जी के लेखक है शोभाडे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2015 को पीएम साहब ने किया था। कहाँ से किया था? तो मद्रास से, मद्रास यूनिवर्सिटी से किया था। यूनिवर्सिटी मद्रास पता है आपको कहाँ? चेन्नई में है। उसके शताब्दी हॉल से इसको किया गया था। न्यूरॉन सिद्धांत 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? न्यूरॉन सिद्धांत की बात कर रहा है तो इसमें सेंटियागो रेमेन वाई केजल ने जीता है वो। और साथ साथ में न्यूरॉन्स मुख्य रूप से क्या होता है? ये एक प्रकार के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अगला, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? राजनीतिक शक्ति बचाने का उसका माध्यम था क्या? राजकीय संसाधन, आर्थिक स्थिति के कारण वो उसी के माध्यम से वो बचा लेता था। बिहार के प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है? रामसर क्षेत्र आपका बेगूसराय में है। तो रामसर क्षेत्र, और ये कांवर जो होता है ना, कांवर झील, कांवर ताल पूछेगा या झील पूछेगा, एक ही बात है। कांवर ताल झील ये है। यहाँ पे मुख्य रूप से प्लाईवेज नामक जो है ना जीव का क्षेत्र माने, जो मध्य एशिया से आते हैं, उनका यह क्षेत्र काफ़ी पसंदीदा होता है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? वे थे राजेंद्र प्रसाद ने। और इनकी प्रमुख एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेंट, डिवाइडेंट ये पुस्तक है। ये है कौन लिखे हैं? तो राजेंद्र प्रसाद। और डिवाइन इंडिया अगर पूछेगा तो डिवाइन इंडिया दांते का है, याद रखिएगा। हाल ही में बिहार में कजरा सोलर पावर प्लांट के निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस प्लांट ने कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है? कजरा सोलर पावर प्लांट मुख्य रूप से जो होता है ना 250, याद रखिएगा। जो है कजरा कहाँ है? तो कजरा आपका लखीसराय में है, लखीसराय में है कजरा। और इसी के साथ साथ में पीरपैती में भी स्टार्ट किया गया। पीरपैती जो भागलपुर में है, भागलपुर में यहाँ जो है 300 मेगावाट इसका स्टार्ट किया गया। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने इंडिया साइंस कांग्रेस के महासचिव पद पर नियुक्त किया? तो इसमें था रंजीत कुमार वर्मा को। ये कहाँ के रहने वाले थे? मुख्य रूप से कोलकाता के। कोलकाता में जो है ना, कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। ये इंडिया साइंस कांग्रेस के महासचिव हुए रंजीत कुमार वर्मा, और ये बिहार के जो है बिहार के पहले व्यक्ति हैं। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करा दिया गया है। हमारी टेक्निकली और अनुभवी टीम जो है लगातार जो है इसको आपको देखने में जो टाइम लगे, क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जितने सारे पूछे जाते हैं उसको कलेक्ट करना, फिर उसका टाइपिंग करना, फिर उसको क्रॉस चेक करना, फिर एडिट वेडिट करने के बाद फिर लास्ट में आता है हम डिस्कशन कराते हैं। इसलिए अगर जिस तरीके से आप चैनल के प्रति प्यार दिखा रहे हैं तो इसलिए, और चैनल को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आपको वीडियो को लाइक करने के लिए, और जो आप दोस्तों को, अपने दोस्तों ये को चाहे किसी भी लिंक के माध्यम से जो आप रिकमेंड कर रहे हैं, इसके लिए इस वाईफाई क्विज गुरुकुल की तरफ से मैं सौरभ और अपनी पूरी टीम के लिए आपका इस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूं। इसलिए आप अधिक से अधिक अभ्यास करिए, जितना अधिक से अधिक आप प्रश्नों का अभ्यास करिएगा, आपके सिलेक्शन की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हटना मतलब सिलेक्शन होने के बराबर होता है। चलिए मिलते हैं अगले अंक टेस्ट नंबर 12। इसलिए अगर आप लोग बहुत अभ्यास करिए, और ये जो है टेलीग्राम में मिला रहेगा टेस्ट नंबर 12 सीरीज में के अध्ययन में मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।